खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 4 राज्यों का दौरा। 7 और 8 जुलाई को दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री। गोरखपुर को दी बड़ी सौगात। गीता प्रेस के 100 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने गोरखपुर को दी बड़ी सौगात। सीएम योगी ने पीएम की अगुवानी की। छत्तीसगढ़ के रायपुर से पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा किसी से डरने वाला नहीं नरेंद्र मोदी, भ्रष्टाचारियों पर होगी कार्रवाई। तो देश को मिली नई पहचान, गोरखपुर में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर को वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी और दी करोड़ों की सौगात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों की शुरुआत करें, खबरों का रुख करें, सीधे रुख कर लेते हैं वाराणसी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं आपको। प्रधानमंत्री आवास योजना और आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों से बातचीत हुई। पहले की सरकारों से लोगों की सबसे बड़ी शिकायत ये थी कि वो योजनाएं एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके बनाती थी। जमीन पर इन योजनाओं का क्या असर हो रहा है ये तब की सरकारों को पता ही नहीं चलता था। लेकिन भाजपा सरकार ने लाभार्थियों से बात की, संवाद की, मुलाकात की, एक नई परंपरा शुरू की है। यानी बेनिफिट भी डायरेक्ट और फीडबैक भी डायरेक्ट। इसका फायदा ये हुआ कि हर सरकारी विभाग, हर अफसर अपनी जिम्मेदारी निभाने लगे। अब किसी के लिए गुणा गणित का कोई चांस ही नहीं बचा है। साथियों, जिन दलों ने अतीत में भ्रष्ट और नाकाम सरकारें चलाई, वे आज लाभार्थी का नाम सुनकर तिलमिला जाते हैं। आजादी के इतने साल बाद लोकतंत्र का सही लाभ अब सही मायने में सही लोगों तक पहुंचा है। वरना पहले लोकतंत्र के नाम पर सिर्फ गिने चुने लोगों के हित साधे जाते थे। गरीब की कोई पूछ नहीं थी। भाजपा सरकार में लाभार्थी वर्ग आज सच्चे सामाजिक न्याय और सच्चे सेक्युलरिज्म का उदाहरण बन गया है। हम पूरी ताकत लगा रहे हैं कि हर योजना के आखिरी लाभार्थी को खोजकर उस तक पहुंचकर उसे योजना का लाभ पहुंचाएं। जानते हैं इसका सबसे बड़ा लाभ क्या हो रहा है? भाई, जब सरकार खुद ही पहुंच रही है तो क्या हो रहा है? कमीशन लेने वालों की दुकान बंद, दलाली खाने वालों की दुकान बंद, घोटाले करने वालों की दुकान बंद। यानी ना कोई भेदभाव और ना ही कोई भ्रष्टाचार। साथियों, बीते 9 वर्षों में हमने सिर्फ एक परिवार और एक पीढ़ी के लिए सिर्फ योजनाएं नहीं बनाई हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी सुधर जाए,
इसको ध्यान में रख करके काम किया है। अब जैसे गरीबों के घर की योजना है, अभी तक देश में 4 करोड़ से अधिक परिवारों को पीएम आवास योजना के पक्के घर मिल चुके हैं। आज भी यहां यूपी के 4.5 लाख गरीब परिवारों को पक्के घर सुपुर्द किए गए हैं। सावन के महीने में महादेव की ये कितनी बड़ी कृपा हुई है। साथियों, जिन गरीबों को ये घर मिले हैं, उनकी एक बहुत बड़ी चिंता खत्म हो जाती है। सुरक्षा की भावना उनके भीतर आ जाती है। जिन्हें ये घर मिलता है, उनमें एक नया स्वाभिमान जगता है। तो करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने का जिक्र, और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 9 सालों के कार्यकाल में लोकतंत्र को कितना बेहतर किया गया है और लोक हित में कितने बेहतर विकास कार्य किए गए हैं। उन तमाम योजनाओं का जिक्र करते हुए नजर आए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और लखनऊ से मिल रही है। इंदिरा डैम के पास भीषण सड़क हादसा हुआ है। खड़े डंपर में दूध के टैंकर ने टक्कर मार दी और जिसके चलते टैंकर का ड्राइवर गाड़ी में फंसा। जेसीबी बुलाकर किसी तरह ड्राइवर को बाहर निकाला गया। पुलिस ने तत्काल ड्राइवर को अस्पताल में पहुंचाया है। इंदिरा डैम के पास यह भीषण सड़क हादसा सामने आया। खड़े डंपर में दूध के टैंकर ने टक्कर मारी, जिसके चलते टैंकर का ड्राइवर गाड़ी में फंस गया। हालांकि उसे बाहर निकाला गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज जारी है। तो इंदिरा डैम के पास ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। तो खड़े डंपर में दूध के टैंकर ने टक्कर मारी, जिसके चलते टैंकर चालक गाड़ी में फंस गया और जख्मी हो गया। जख्मी हालत में फिलहाल उसे निकाला गया और अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज जारी है। लखनऊ से खबर आपको बता दें, बढ़ते आगे। अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां डीएम इंद्र विक्रम सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कलानिधि नैथानी ने श्रावण मास के अवसर पर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से प्राचीन सिद्धपीठ खेरेश्वर मंदिर धाम पर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि कांवड़ियों और श्रद्धालुओं को जलाभिषेक करने में किसी प्रकार की समस्या या सुविधा नहीं होने दी जाएगी। खेरेश्वर मंदिर भ्रमण के दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करते हुए मंदिर क्षेत्र के आसपास लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। किसी प्रकार की आपत्तिजनक वस्तु एवं व्यक्ति के संदेह पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने मंदिर प्रबंधन के लिए साफ तौर पर कहा कि मंदिर परिसर में साफ सफाई सुनिश्चित कराने के साथ व्यवस्थित तरीके से कांवड़ियों और श्रद्धालुओं द्वारा जलाभिषेक कराया जाएगा। ये अलीगढ़ का खेरेश्वर धाम एक प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ पर भगवान शिव का मंदिर है और इस समय श्रावण मास में विशेषकर सोमवार के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर जलाभिषेक के लिए आते हैं। तो अब चूँकि सावन मास शुरू हो चुका है, अब आने वाले दिनों में यहाँ पर भीड़ आएगी, तो उस नज़रिए से यहाँ की साफ़ सफाई व्यवस्था, पुलिस इंतजाम, पब्लिक को किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो और मंदिर प्रबंधन सही तरीके से सारी व्यवस्थाएं रखे, इस नज़रिए से आज इसका निरीक्षण किया गया है। और निरीक्षण में उप जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भी साथ थे, तो उनको निर्देशित किया गया कि यहाँ पर कैसे कैसे इंतजाम रखने हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
बढ़ते आगे, लोनी ब्लॉक का गांव रानोली, जहां के निवासी जल भराव से नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। गांव की गलियों में गंदा पानी भरा हुआ है, जिसमें से दिन में कई बार महिलाओं और बच्चों को निकलना पड़ता है और इसके कारण महिलाओं और बच्चों के पैरों में एलर्जी की शिकायत भी हो गई। गांव की महिलाओं का कहना है कि पिछले 15 दिनों से गंदा पानी उनके घरों में घुसा हुआ है और कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर इसी गांव के निवासी हैं। लोनी ब्लॉक प्रमुख वंदना कोमल गुर्जर भी इसी गांव की निवासी हैं। सबसे ये लोग गुहार लगा चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया। ग्रामीणों का कहना है कि वो पिछले 15 दिनों से नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं, लेकिन कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। ऐसे में आखिर किसके सामने अपनी गुहार लगाएं, क्योंकि समस्या का समाधान हो सके। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, महिलाएं भी घरों में कैद होने को मजबूर हैं। पशुओं के चारे आदि व्यवस्थाओं के लिए घर से बाहर इसी गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है और कई बार इसके कारण जल भराव की स्थिति की वजह से फसलें खराब हो जाती हैं। इस समय मैं मौजूद हूँ लोनी विधानसभा के गांव गनौली में, जहां पर जल भराव की समस्या से स्थानीय निवासी जो ग्रामीण है काफी परेशान है। मेरे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं जिनसे मैं बात करूंगा कि क्या समस्याएं हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? किशन। क्या समस्या है आपकी? समस्या तो दिख रहा है ना, बालक स्कूल भी ना जा पा रहे। कितने दिन से है? 15 दिन तो हो गए। तो क्या कभी कहा किसी से कि पानी निकलवा दिया जाए? खूब कह ली, कोई आई न कर रहा। किससे कहा? पहले भी प्रधान रह गया, उनसे भी कह लिया कि यार रोड बनवा दो, अब भी रह गए। टीम 15 साल होगी, कहते कोई सुनाई न कर रहा। प्रधान विधायक सुनाई कर। हाँ, तो विधायक जी का तो गाँव है ये। हाँ, विधायक कर रहा ना, प्रधान कर रहे, कोई भी न कर रहा। तो क्या विधायक जी कहा आपने? हाँ, विधायक ने यूँ कह दिया गणेली गाँव को कुछ करूँ ही ना। आपका क्या नाम है जी? क्या मगन जी मदन जी, क्या समस्या है आपकी? मुझे तो समस्या जो है जी, सारे दिन जोर में ही रहूं और ये पोती है मेरी, एक कल मरी जाती, डूब जाती। बालक ने धक्का दे दिया, नीट बची है यूरी। क्या होगी समस्या को? या समस्या की यूँ कहेंगे जी, पानी को हल करो। यही जल भराव की समस्या, ज़्यादातर हमारे बड़े बुजुर्ग भी नहीं घूम पा रहे और अभी परिवार में एक मौत हो गई थी, उनको देह संस्कार के लिए दूसरे रास्ते कर 2-3 किलोमीटर दूर कर जाना पड़ा और वही विधायक के परिवार के ही थे। कोई सुनवाई नहीं है। पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि जल निकासी की कोई सुविधा नहीं हो पा रही है और लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जयवीर मावी, के न्यूज़ गाजियाबाद। खबरें अभी और भी हैं, यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से वापस आ रहे हैं। खबर बागपत से है, जहां शहर कोतवाली क्षेत्र से किसान की हत्या की वारदात सामने आई। किसान का शव मकान के एक कमरे में पड़ा हुआ मिला, जिस पर परिजनों ने धारदार नुकीले हथियार से हत्या करने का आरोप लगाया है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि मृतक किसान, जो शहर कोतवाली क्षेत्र के संतोषपुर बाघू गांव का रहने वाला बताया जा रहा है, बीती रात घर में सोया हुआ था। सुबह उसका शव पड़ा मिला, बॉडी पर चोट के निशान पाए गए। परिजनों ने धारदार हथियार से हत्या करने की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। निशान आ रहे हैं शरीर पे, चोट बहुत काफी क्या करते थे ये रतन सिंह? देखिए, खेती का काम है, शादीशुदा है। घरवाली को करके किसे कोई रंजिश, कोई विवाद वगैरह चल रहा है? किस समय की घटना है ये? तो भैया घटना तो 12:30 बजे मंदिर पे से आए थे प्रोग्राम में से। उसके आने के बाद में घटना का पता नहीं, 2 बजे की है, 2:30 बजे की है, किस टाइम की है पता कब चला? पता सुबह 5 बजे ड्यूटी जाते हैं। छोटे बड़े भाई वे उठे बीजी बात इसके लिए, जो आया देखा बारिश से, उन्होंने आवाज़ लगाई, ये बोलिया नहीं, वो अंदर बढ़िया देखे थे नीचे लौट रहा था, उन्हें जाकर फिर हमें उठाया, कल लगे भाई खड़े इसको पता नहीं क्या होगा। फर्रुखाबाद में समीक्षा के दौरान मुख्य रूप से नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल और जल निकासी, प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छता सर्वेक्षण, वेंडिंग जोन, मटेरियल और रिकवरी फैसिलिटी, फीकल सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट आदि बिंदुओं पर समीक्षा हुई। इसके अलावा डोर टू डोर कूड़ा संग्रह, कूड़ेदान, बल्क वेस्ट जनरेटर चिन्हांकन और कूड़ा निस्तारण, प्लास्टिक मुक्त निकाय, शिकायत निस्तारण, टैक्स कलेक्शन, नालों की सफाई, जल भराव वाले स्थानों का चिन्हांकन
और जल निकासी आदि बिंदुओं पर समीक्षा की गई। अधिशासी अधिकारी रविंद्र कुमार ने शहर के प्रमुख पंडाबाग मंदिर के बाहर प्रतिदिन फूलों और दौना तल ढेर लगने की बात कही गई। इन तमाम समस्याओं की समीक्षा की गई। इस बैठक के दौरान रखी गई महानिदेशक ने कहा कि यदि सीवर टैंक की गंदगी एफएसटीपी में ना डालकर नालों में बहाई जा रही है तो सड़कों के किनारे खुले में कूड़ा डंप किया जा रहा है। लोगों को जल भराव की समस्या से जूझना पड़ रहा है। मानवता के विरुद्ध और पाप है। ये जो इतनी देर आए हम बात किया उसका मूल दी गई है, इतना पैसा दिया गया है कि आप हर जगह एसटीपी बनाइए, हर जगह एफएसटीपी बनाइए कि आखिर जो गंदगी आपने का लगभग चल रहा है। और इसमें हम लोगों ने बॉडी शॉपिंग के द्वारा जो हमारे यहाँ अतिरिक्त कर्मचारी थे उनको यूएलबी में भेजा है और मुझे लगता है कि विदिन ए 1 ईयर हम लोग उसको पूरा कर लेंगे। तो फिर लोड शेडिंग हो गई, आपने इधर से उधर कर दिए कर्मचारी, लेकिन उनकी जो वेतन के लिए क्या चूँकि सेंटेज बंद हो गया तो अब सेंटेज कम हुआ है। हाँ, तो लेकिन अब क्या व्यवस्था क्या कर रहे हैं वो इसीलिए कि हम लोग जो ज़्यादा कर्मचारी थे हमारे यहाँ और उनको हम लोगों ने शिफ्टिंग की है। बाकी हम लोग अपनी आय के साधन बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि काम जो हमारा CNDS इकाई है वो उसमें काम मिले, ज़्यादा जल निगम को काम और मिले। एक यहाँ रामलीला गड्ढे में एक आपके विभाग ने वो लगाया था। केंद्रीय विद्यालय संगठन लखनऊ संभाग के उपायुक्त DK द्विवेदी के संरक्षक एवं मार्गदर्शन में संपन्न होने वाली 52वीं सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता 2023 अंडर 14 और अंडर 17 का रंगारंग शुभारंभ केंद्रीय विद्यालय 2 वायुसेना स्थल चकेरी कानपुर में आयोजित किया गया और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विद्यालय प्रबंधक समित वायुसेना स्थल चकेरी कानपुर के नामित अध्यक्ष और ग्रुप कैप्टन दीपक नामदेव शामिल हुए। ग्रुप कैप्टन के कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलित के साथ ही कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। 7 जुलाई से 10 जुलाई तक चलने वाली इस संभागीय फुटबॉल प्रतियोगिता में बालक वर्ग के अंतर्गत अंडर 14 और 17 आयु वर्गों में मैच खेले जाएंगे और इस प्रतियोगिता में लखनऊ संभाग के विभिन्न केंद्रीय विद्यालयों से लगभग 300 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। तत्पश्चात विजेता टीमों और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन केंद्रीय विद्यालय संगठन की राष्ट्रीय सुब्रतो का फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा। सर आपका नाम और कहाँ से आए? अन्य टीमों से अनुरोध है कि वे संचालन का परिचय दें। भैया पीछे जाइए, कर लो, आप कर लो। नहीं तो मनोज वर्मा ने समस्त सम्मानित अतिथियों, स्कॉट शिक्षकगण एवं समस्त प्रतिभागियों का अभिवादन किया और प्रतियोगिता के निर्विघ्न सफलता हेतु सभी प्रतियोगिताओं को शुभकामनाएं भी दी। जो प्रतिभागी थे, उद्घाटन समारोह के दौरान फुटबॉल एसोसिएशन से जुड़े विभिन्न शहरों से आए पदाधिकारी, फुटबॉल के खेल में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान रखने वाले पूर्व खिलाड़ी, रेफरी, कोच, स्कॉट शिक्षक गण और विद्यालय के समस्त शिक्षक उपस्थित रहे। आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे विद्यालय को रीजनल लेवल का सुब्रतो कप टूर्नामेंट दिया गया है, जो केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से ये 52वीं प्रतियोगिता है। चूँकि ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल की प्रतियोगिता है, इसलिए बच्चों के अंदर इसका एक अलग क्रेज़ है और बच्चे बहुत ही उत्साहित हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। इस प्रतियोगिता के अंतर्गत हमारे पास 2 लेवल के बच्चे आए हैं, अंडर 14 और अंडर 17। अंडर 14 में हमारे पास 9 टीम आई हुई हैं, ये टीमें लखनऊ संभाग की हैं, जबकि अंडर 17 में हमारे पास 11 टीमें आई हुई हैं। इस तरह कुल मिलाकर 19 टीमों ने विद्यालय में पार्टिसिपेट किया है। ये प्रतियोगिता आज से प्रारंभ होगी और 10 तारीख को कंप्लीट होगी जाके।
कहाँ से टीमें आई हुई हैं? ये टीमें लखनऊ संभाग के विभिन्न विद्यालय हैं, जैसे कानपुर शहर से भी कुछ विद्यालय हैं, फैजाबाद है, एएमसी केंद्रीय विद्यालय लखनऊ है, गोमती नगर केंद्रीय विद्यालय है। इस तरह से सभी जगह से टीमें एकत्रित हुई हैं। मुख्य अतिथि रूप से कोई आया है? मुख्य अतिथि के रूप में हमारे जो विद्यालय प्रबंध समिति के नॉमिनी चेयरमैन श्री दीपक नामदेव जी, उनका आज आगमन हुआ है, जो अभी इसका आरंभ करेंगे। प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और यहाँ बैठे जितने भी लोग हैं, जो देख रहे हैं, स्टेज पर हैं, स्टेज के बाहर हैं, स्पेशली जो आज खिलाड़ी हैं, झंडा लिए खड़े हैं, बच्चे जो खुश हैं और बहुत उत्साहित हैं, आप सभी को सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारक कि आप लोग यहाँ खड़े हो, झंडा पकड़े हुए अपने अपने स्कूलों का प्रतिनिधित्व कर रहे हो। ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छी तरह से खेलना। प्लीज याद रखना, स्पोर्ट एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आप लोग न कि सिर्फ खेल रहे हो, बल्कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का भी उदाहरण देते हो। तो खेलना है और इस तरह से खेलना है कि जीतो। अपनी टीम के साथ में मिलकर रहना, बाकी लोगों के साथ दोस्ती बढ़ाओ, और बहुत अच्छा मौका है बाकी स्कूलों से भी बच्चों को जानने का, नए दोस्त बनाने का। और एक अंत क्या है, एट द एंड यू आर अ स्पोर्ट्समैन। तो जो स्पोर्ट्समैन जैसे बिहेव करता है वैसे करिएगा। बहुत अच्छा खेलें। ऑल द बेस्ट, टेक केयर और जय हिंद। थैंक यू। खबर उत्तर प्रदेश के साथ फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।